एक बार दरबार में कुछ दिनों से बड़ी गंभीरता का माहौल छाया हुआ था। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चाएं चल रही थी और सभी दरबारी तनाव में दिख रहे थे। शहंशाह अकबर ने महसूस किया कि माहौल को थोड़ा बदलने की जरूरत है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से बैठे थे, पर उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अकबर ने कहा, बीरबल, दरबार में कुछ दिनों से बड़ी नीरसता छाई हुई है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तरकीब है जिससे माहौल थोड़ा मनोरंजक हो सके और इन गंभीर चेहरों पर कुछ मुस्कान आ सके? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटा सा प्रयास कर सकता हूं, परंतु इसके लिए मुझे कुछ दरबारियों के सहयोग की आवश्यकता होगी और शायद वे बाद में थोड़ा बुरा भी मान जाएं। अकबर समझ गए कि बीरबल कुछ खुराफाती करने वाले हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें पूरी छूट है बीरबल, बस ये ध्यान रखना कि किसी की भावनाओं को ज्यादा ठेस न पहुंचे। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़े से कपड़े से ढके हुए पिंजरे के साथ उपस्थित हुए। पिंजरा इतना बड़ा था कि उसमें कोई छोटा जानवर आसानी से आ सकता था। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि बीरबल आज क्या नया तमाशा दिखाने वाले हैं। बीरबल ने शहंशाह अकबर को अदब से सलाम किया और कहा, आलम पनाह, आज मैं आपके और इस पूरे दरबार के समक्ष एक ऐसा अद्भुत प्राणी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये प्राणी न केवल अत्यंत दुर्लभ है, बल्कि इसमें एक विशेष गुण भी है। ये सुनकर दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई उस रहस्यमयी प्राणी को देखने को आतुर था। बीरबल ने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पिंजरे में बंद प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जो अपने माता पिता की असली संतान हो, यानी जो अपने पिता का सच्चा वंशज हो। जो कोई भी अपने पिता की असली संतान नहीं होगा, उसे ये प्राणी दिखाई नहीं देगा। उसे पिंजरा खाली ही नजर आएगा। ये घोषणा सुनते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल की ये बात उनके मान सम्मान और वंश की पवित्रता पर एक अप्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। कुछ दरबारी, जो बीरबल की इस चाल को समझ नहीं पाए और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने को आतुर थे, तुरंत बोल पड़े, हमें तो पूरा विश्वास है कि हम अपने पिता की सच्ची संतान हैं। हमें ये प्राणी अवश्य दिखाई देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत, तो आइए, एक एक करके आगे आइए और इस अद्भुत प्राणी के दर्शन कीजिए। सबसे पहले बीरबल ने दरबार के कुछ वरिष्ठ और सम्मानित मंत्रियों को आमंत्रित किया। वे थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़े। जब उन्होंने पिंजरे में झांका तो उन्हें अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पिंजरा खाली था, परंतु यदि वे ये स्वीकार करते कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका अर्थ होता कि वे अपने पिता की असली संतान नहीं है, जो उनके लिए एक बड़े अपमान की बात होती। इसलिए पहले मंत्री ने पिंजरे में झांकने का नाटक किया और फिर आश्चर्यचकित होने का अभिनय करते हुए कहा, वाह, क्या अद्भुत प्राणी है। मैंने अपने जीवन में ऐसा सुंदर और विचित्र जीव पहले कभी नहीं देखा। इसके रंग तो देखिए, कितने मनमोहक है। उनके पीछे खड़े दूसरे मंत्री ने भी यही किया। उसने भी पिंजरे में झांका। कुछ न दिखने पर भी प्रशंसा के पुल बांधने लगा। अरे हां, और इसकी आंखें तो देखिए, कितनी तेज और चमकदार है। ऐसा लगता है जैसे इनमें कोई दिव्य ज्योति हो। इस प्रकार एक एक करके कई दरबारी आगे आते गए। हर कोई पिंजरे में झांकता और फिर उस अदृश्य प्राणी की खूबियों का बखान करने लगता। कोई उसकी चाल की प्रशंसा करता, कोई उसकी आवाज की। जबकि पिंजरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो कोई उसके बालों की कोमलता की। हर कोई ये साबित करने में लगा था कि वो अपने पिता की सच्ची संतान है और उसे वह प्राणी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दरबार का माहौल बड़ा ही हास्यास्पद हो गया था। जो दरबारी वास्तव में बुद्धिमान थे और बीरबल की चाल को समझ रहे थे, वे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, और जो अपनी झूठी शान में अंधे थे, वे बढ़ चढ़कर उस काल्पनिक प्राणी की प्रशंसा कर रहे थे।
मीर बख्शी, सेना प्रमुख, जो अपनी कठोरता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, जब आगे आए और पिंजरे में झांका तो उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने भी कहा, हाँ, ये सचमुच एक शक्तिशाली और फुर्तीला प्राणी लग रहा है। इसकी मांसपेशियां तो देखिए कितनी सुगठित है। बीरबल ये सब देखकर मन ही मन हंस रहे थे। शहंशाह अकबर भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। अंत में जब लगभग सभी प्रमुख दरबारियों ने उस अद्भुत प्राणी के दर्शन कर लिए, तो बीरबल ने शहंशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप भी इस दुर्लभ जीव के दर्शन कर लीजिए। अकबर मुस्कुराए। वे जानते थे कि पिंजरा खाली है, परंतु वे भी इस खेल में शामिल हो गए। उन्होंने पिंजरे में झांका और फिर गंभीरता का भाव बनाते हुए कहा, वास्तव में बीरबल, ये प्राणी तो अद्वितीय है। इसकी बनावट और इसके हाव भाव देखकर लगता है कि ये किसी और ही दुनिया से आया है। हम इसे अपने शाही पशुशाला में विशेष स्थान देंगे। अब तो उन दरबारियों का उत्साह और भी बढ़ गया जो अब तक उस प्राणी की प्रशंसा कर चुके थे। उन्हें लगा कि शहंशाह ने भी उनकी बात पर मुहर लगा दी है। तभी दरबार के एक कोने में एक युवा सेवक खड़ा था, जो ये सारा तमाशा देख रहा था। वो नयान्या भर्ती हुआ था और अत्यंत सीधा साधा था। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब सभी दरबारी उस अदृश्य प्राणी की तारीफें कर रहे थे, तो वो हैरान था कि उसे कुछ क्यों नहीं दिख रहा। बीरबल ने जानबूझकर उस सेवक की ओर देखा और कहा, अरे तुम भी तो देखो इस अद्भुत प्राणी को। शायद तुम्हारे भाग्य में भी इसके दर्शन लिखे हों। वो सेवक डरते डरते आगे आया। उसने पिंजरे में झांका। उसे पिंजरा बिल्कुल खाली नजर आया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर मासूमियत से बोला, हुजूर, मुझे तो इस पिंजरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बिल्कुल खाली है। ये सुनते ही पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। उन सभी दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए जिन्होंने अब तक उस प्राणी की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की थी। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हो गया था। शहंशाह अकबर अब अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। उनके साथ ही बीरबल और कुछ अन्य समझदार दरबारी भी हंसने लगे। बीरबल ने उस सेवक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ही इस दरबार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो सच्चा और ईमानदार है और जिसे अपनी सच्चाई कहने में कोई डर नहीं लगा। और शायद तुम ही अपने पिता की असली संतान हो, क्योंकि तुम्हें वही दिखा जो वास्तव में है। फिर बीरबल ने अन्य दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, मेरे आदरणीय दरबारियों, इस पिंजरे में कोई प्राणी नहीं है। ये हमेशा से खाली था। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आप में से कितने लोग अपनी झूठी शान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सच को अनदेखा कर सकते हैं और झूठ का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, आप सबने देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने झूठ बोलना शुरू किया और फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए बाकी सब भी उसी झूठ को दोहराते चले गए। किसी ने भी ये कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि पिंजरा खाली है, सिवाय इस भोले भाले सेवक के। अब उन सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि बीरबल ने उन्हें कितनी चतुराई से मूर्ख बनाया है और उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। शहंशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने आज न केवल दरबार का मनोरंजन किया, बल्कि हम सबको ये भी सिखाया कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए झूठ का सहारा लेना कितना हास्यास्पद हो सकता है, और ये भी कि सच बोलने के लिए साहस चाहिए, जो इस युवा सेवक ने दिखाया। अकबर ने उस सेवक को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया और उन दरबारियों को, जो बीरबल की चाल में फंस गए थे, एक मीठी चेतावनी दी कि वे भविष्य में अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें और आंख बंद करके दूसरों की हाँ में हाँ न मिलाएं। इस घटना के बाद दरबार का माहौल काफी हल्का फुल्का हो गया। दरबारी कुछ दिनों तक इस घटना पर हंसते रहे और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते रहे। वे समझ गए थे कि बीरबल के सामने उनकी कोई चालाकी या दिखावा नहीं चल सकता। बीरबल ने बड़ी ही सरलता और विनोदपूर्ण तरीके से उन्हें ये सिखा दिया था
कि अंधानुकरण और झूठी प्रतिष्ठा की दौड़ में व्यक्ति कैसे स्वयं ही मूर्ख बन जाता है। ये कहानी भी अकबर बीरबल के अनगिनत किस्सों में जुड़ गई, जो बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता, उनकी मानवीय स्वभाव की गहरी समझ और उनकी अनोखी शिक्षण शैली का प्रमाण देती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया था कि कभी-कभी लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराने और उन्हें सही राह दिखाने के लिए उन्हें थोड़ा मूर्ख बनाना भी आवश्यक हो जाता है, परंतु ये सब एक सकारात्मक और मनोरंजक तरीके से। कहानी 2। एक दिन दरबाराम लगा हुआ था। सभी मंत्री, सलाहकार और दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। मौसम सुहावना था और शहंशाह अकबर का मिजाज भी खुशनुमा लग रहा था। बातों बातों में शहंशाह अपने शौर्य, अपने साम्राज्य की विशालता और अपनी प्रजा के प्रेम का बखान करने लगे। धीरे धीरे उनका उत्साह बढ़ता गया और वो अपनी प्रशंसा में इतने डूब गए कि उन्हें समय का ध्यान ही न रहा। वो निरंतर बोलते जा रहे थे, अपनी उपलब्धियों, अपने निर्णयों और अपनी दूरदर्शिता की गाथाएं सुना रहे थे। दरबारियों के पास शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कोई चारा न था। वे वाह वाह, अति उत्तम, जहां पनाह, आपकी बराबरी कौन कर सकता है, आलम पनाह जैसे वाक्यों से शहंशाह का मनोबल बढ़ा रहे थे। परंतु शहंशाह का भाषण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीरबल, जो शांत भाव से ये सब देख और सुन रहे थे, समझ गए कि शहंशाह आत्म प्रशंसा के प्रवाह में बहते जा रहे हैं और अब उन्हें रोकना आवश्यक है, अन्यथा ये दरबार की गरिमा के लिए उचित नहीं होगा। शहंशाह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, और तो और हमारी प्रजा हमसे इतना स्नेह करती है कि यदि हम उनसे कहें कि दिन को रात मानो, तो वे बिना किसी प्रश्न के मान लेंगे। हमारे एक इशारे पर वे कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। हमारा कहा पत्थर की लकीर होता है। ये सुनकर कुछ दरबारियों ने अति उत्साह में कहना शुरू कर दिया, बेशक, जहांपना, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बीरबल ने महसूस किया कि अब हस्तक्षेप करने का सही समय है, परंतु सीधे सीधे शहंशाह को टोकना अशिष्टता होती। उन्होंने एक क्षण सोचा और फिर विनम्रता से बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, परंतु क्या मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर, जो अपनी प्रशंसा के सागर में गोते लगा रहे थे, थोड़ा रुककर बोले, हां बीरबल, अवश्य पूछो, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, आप कहते हैं कि आपकी प्रजा आपके हर हुक्म को बिना सवाल किए मान लेती है। क्या यह सचमुच इतना सरल है? अकबर थोड़े गर्व से मुस्कुराए। इसमें क्या संदेह है बीरबल, हमारी रियाया हमारी भक्ति में लीन है। बीरबल ने कहा, तो जहांपनाह, क्या हम इसका एक छोटा सा परीक्षण कर सकते हैं? अकबर को यह एक चुनौती जैसा लगा। उन्होंने कहा, कैसा परीक्षण बीरबल, तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बहुत ही साधारण सा। आप इसी समय इसी दरबार में अपने सबसे विश्वस्त और आज्ञाकारी सिपह सालार मानसिंह जी को बुलवाइए और उनसे कहिए कि वे तुरंत जाकर यमुना नदी में कूद पड़े। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मानसिंह, जो वहीं उपस्थित थे, का चेहरा भी थोड़ा फीका पड़ गया। शहंशाह अकबर भी एक पल के लिए अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीरबल ऐसी बात कहेंगे। अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? मानसिंह हमारे वफादार है, पर बिना किसी कारण उन्हें यमुना में कूदने का आदेश देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, कारण तो आप बाद में भी बता सकते हैं। अभी तो बात केवल आज्ञा पालन की हो रही है। यदि आपकी प्रजा आपके हर आदेश को मानती है, तो मानसिंह जी को भी ये आदेश मानना चाहिए। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्हें अपनी बात भी रखनी थी और वे मानसिंह को व्यर्थ में खतरे में भी नहीं डालना चाहते थे। कुछ दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि आज बीरबल फंसेंगे। अकबर ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, बीरबल, तुम बात को घुमा रहे हो।
ये कोई तर्कसंगत आदेश नहीं है। बीरबल ने कहा, आलमपना, तर्क या कारण की बात तो तब आती है जब कोई प्रश्न करे। आपने तो स्वयं कहा था कि प्रजा बिना प्रश्न किए मान लेती है। मानसिंह जी तो आपके अत्यंत निकट है, उनसे तो और भी अधिक आज्ञा पालन की अपेक्षा की जा सकती है। अब अकबर के पास कहने को कुछ नहीं था। वो समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हें उन्हीं की बातों में उलझा दिया है। यदि वे मानसिंह को आदेश नहीं देते तो उनका ये दावा झूठा साबित हो जाता कि उनकी प्रजा आंख बंद करके उनका हुक्म मानती है, और यदि वे आदेश देते हैं तो ये एक मूर्खतापूर्ण और अन्यायपूर्ण कृत्य होता। अकबर कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर खीज और असमंजस के भाव स्पष्ट थे। वे बीरबल की ओर देख रहे थे, जो बड़ी मासूमियत से उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरबारियों की निगाहें भी शहंशाह और बीरबल के बीच घूम रही थी। अंततः अकबर ने एक गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराए। उनकी समझ में आ गया था कि बीरबल ने बड़ी चतुराई से उन्हें उनकी आत्म प्रशंसा की अति से बाहर निकाल लिया है। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा। उनकी आवाज में पहले जैसा दम्भ नहीं था। हम समझे तुम ये कहना चाहते हो कि आज्ञा भी तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, तभी उसका पालन स्वेच्छा से और सम्मानपूर्वक होता है। केवल शक्ति या पद के आधार पर हर बात मनवाना संभव नहीं और न ही उचित है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपने सही समझा जहांपना। प्रजा का स्नेह और सम्मान आज्ञाओं की सार्थकता और न्यायप्रियता से ही अर्जित होता है, न कि केवल भय या अंध भक्ति से। अकबर ने मानसिंह की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मानसिंह, तुम्हें यमुना में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीरबल तो बस हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे थे। मानसिंह ने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा। इसके बाद शहंशाह अकबर काफी देर तक चुप रहे। उनका अति उत्साह शांत हो चुका था। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके समझाने के अनोखे तरीके पर मन ही मन विचार कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि कैसे बीरबल ने बिना किसी कटुता या अपमान के एक छोटी सी परिस्थिति का निर्माण करके उन्हें एक बड़ी सीख दे दी थी। वो जो घंटों से अपनी प्रशंसा में लीन थे, बीरबल के एक सटीक प्रश्न और एक चतुर उदाहरण ने उन्हें पूरी तरह निशब्द कर दिया था। इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी बात की निरर्थकता का बोध हो गया था। दरबार में जो तनाव का माहौल बन गया था, वो अब छंट चुका था। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे, यद्यपि कुछ मन ही मन कुढ़ भी रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी हमें सदैव सही मार्ग दिखाती है। आज तुमने हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाई है कि शासक को अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और अपनी प्रशंसा में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए कि वो वास्तविकता से दूर हो जाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह तो मेरा कर्तव्य है जहांपना। आप जैसे न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शहंशाह को समय समय पर यथार्थ से अवगत कराते रहना ही एक सच्चे सलाहकार का धर्म है। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर अपनी प्रशंसा करते समय अधिक सचेत रहने लगे। उन्हें बीरबल की वो युक्ति हमेशा याद रहती, जिसने उन्हें बड़ी ही शालीनता से चुप करा दिया था और उन्हें आत्ममंथन करने पर विवश कर दिया था। ये घटना भी अकबर और बीरबल के अनगिनत रोचक किस्सों में जुड़ गई, जो उनकी अद्वितीय मित्रता और बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रमाण देती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया था कि सही समय पर सही तरीके से कही गई एक छोटी सी बात भी बड़े से बड़े व्यक्ति को चुप करा सकती है और उसे गहरी सोच में डाल सकती है। और इस प्रकार बिना किसी शस्त्र या कठोर शब्द का प्रयोग किए बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल पर शहंशाह अकबर को उस दिन सफलतापूर्वक चुप करा दिया था। कहानी 3। एक दिन दरबार में किसी विषय पर चर्चा चल रही थी। बात घूम फिरकर अफवाहों और लोक चर्चाओं पर आ गई। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आजकल लोग छोटी सी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। एक बात
जब कई मुंहों से गुजरती है तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। शहंशाह अकबर ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, ये तो सत्य है। अक्सर एक साधारण सी घटना भी जब लोगों के बीच फैलती है तो उसमें इतने मिर्च मसाले लग जाते हैं कि असलियत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसी को शायद कहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। बीरबल, जो शांत भाव से ये चर्चा सुन रहे थे, मुस्कुराए। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। परंतु केवल कहने और सुनने से इस कहावत की गहराई का उतना अनुभव नहीं होता जितना कि इसे प्रत्यक्ष देखने से होता है। अकबर को बीरबल की बातों में हमेशा एक नई चुनौती या एक रोचक प्रयोग की संभावना दिखती थी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो बीरबल? क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि कैसे एक बात विभिन्न लोगों तक पहुंचते पहुंचते अपना रूप बदल लेती है? बीरबल ने कहा, अवश्य जहांपनाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कल ही इस बात को आपके और पूरे दरबार के समक्ष सिद्ध कर सकता हूं। अकबर प्रसन्न हो गए। ठीक है बीरबल, हम कल तुम्हारे इस प्रदर्शन का इंतजार करेंगे। देखते हैं तुम कैसे इस पुरानी कहावत को हमारे सामने जीवंत करते हो। अगले दिन दरबार नियत समय पर लगा। सभी दरबारी और मंत्रीगण उपस्थित थे और सबके मन में ये जानने की उत्सुकता थी कि बीरबल आज क्या नया कारनामा दिखाने वाले हैं। बीरबल ने शहंशाह अकबर से अनुमति लेकर दरबार के एक कोने में खड़े एक संतरी को अपने पास बुलाया। वो संतरी नयान्या भर्ती हुआ था और थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। बीरबल ने उसे धीरे से, केवल उसी को सुनाई दे ऐसी आवाज में एक छोटा सा वाक्य कहा। वाक्य बहुत ही साधारण और निरर्थक सा था। काले घोड़े ने आज सुबह 3 बार हिनहिनाया। फिर बीरबल ने उस संतरी से कहा, अब तुम यही वाक्य ठीक इसी तरह अपने पास खड़े दूसरे संतरी के कान में कहो, और वो दूसरा संतरी अपने पास वाले तीसरे संतरी को, और इसी क्रम में ये बात दरबार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ध्यान रहे, हर कोई ये वाक्य केवल एक बार सुनेगा और आगे वाले को बताएगा। संतरी ने सिर हिलाया और बीरबल द्वारा कहा गया वाक्य अपने बगल वाले संतरी के कान में फुसफुसा दिया। फिर उस संतरी ने अपने अगले वाले को, और इस तरह वो छोटा सा वाक्य एक कान से दूसरे कान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने लगा। दरबार में पूरी खामोशी थी। केवल फुसफुसाहट की हल्की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। शहंशाह अकबर और अन्य दरबारी बड़े ध्यान से ये प्रक्रिया देख रहे थे। जब वो वाक्य दरबार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा, जो कि एक बुजुर्ग मुंशी थे, तो बीरबल ने उनसे कहा, मुंशी जी, कृपया ऊंची आवाज में सबको बताइए कि आपने क्या सुना। मुंशी जी ने खांसकर गला साफ किया और बोले, मैंने सुना कि शहंशाह का प्रिय काला घोड़ा आज सुबह अस्तबल से भाग गया और उसे पकड़ने के लिए 3 घुड़सवार भेजे गए हैं, पर वो अभी तक मिला नहीं है। ये सुनते ही पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कहा, बीरबल का साधारण सा वाक्य काले घोड़े ने आज सुबह 3 बार हिनहिनाया, और कहा मुंशी जी द्वारा सुनाया गया पूरा किस्सा। बात का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, ये तो सचमुच अद्भुत है। एक छोटी सी बात कहां से कहां पहुंच गई। इसमें तो घोड़े के हिनहिनाने से लेकर उसके भागने और घुड़सवारों के भेजे जाने तक की कहानी बन गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही है जितने मुंह उतनी बातें का प्रत्यक्ष प्रमाण। मैंने तो केवल इतना कहा था कि काले घोड़े ने आज सुबह 3 बार हिनहिनाया, परंतु जब ये बात विभिन्न लोगों से गुजरी तो हर किसी ने अपनी समझ, अपनी कल्पना और शायद कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर उसमें कुछ न कुछ जोड़ दिया या बदल दिया। एक दरबारी ने कहा, परंतु बीरबल, ये तो बहुत ही सरल वाक्य था, इसमें इतनी भिन्नता कैसे आ गई? बीरबल ने समझाया, देखिए,
जब पहला संतरी दूसरे को बताता है तो हो सकता है उसने हिनाय को ठीक से न सुना हो या 3 बार को भूल गया हो। जब बात आगे बढ़ती है तो सुनने वाला पिछले वाले की अधूरी बात को अपनी कल्पना से पूरा करने की कोशिश करता है। कोई सोचता है कि घोड़ा हिनहिनाया तो शायद कोई खास बात होगी। काला घोड़ा सुनकर किसी को शहंशाह का प्रिय घोड़ा याद आ जाता है। 3 बार सुनकर किसी को लगता है कि ये किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत है। इस तरह हर व्यक्ति अनजाने में ही कहानी में कुछ नया तत्व जोड़ता जाता है। कुछ लोग सुनी सुनाई बात को और रोचक बनाने के लिए भी उसमें अपनी तरफ से कुछ मिला देते हैं। अकबर ने कहा, यह तो वाकई विचारणीय है बीरबल। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें किसी भी सुनी सुनाई बात पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जब तक कि उसकी सत्यता की पुष्टि न हो जाए। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही जहांपना। अफवाहें इसी तरह फैलती है और अक्सर निर्दोष लोगों को परेशानी में डाल देती है। एक छोटी सी गलतफहमी या किसी की शरारत से शुरू हुई बात जब कई लोगों के मुंह से गुजरती है तो एक विकराल रूप धारण कर लेती है। समाज में अशांति और भ्रम फैलाने में ऐसी बातों का बड़ा हाथ होता है। फिर बीरबल ने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आप सबने देखा कि कैसे एक छोटा सा सीधा सादा वाक्य कुछ ही देर में एक पूरी कहानी बन गया। ये दरबार तो फिर भी एक नियंत्रित वातावरण है जहां लोग एक दूसरे के निकट हैं। जरा सोचिए, जब कोई बात एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचती है तो उसमें कितना परिवर्तन आ जाता होगा। एक अन्य दरबारी ने पूछा, बीरबल, क्या इसका कोई उपाय है? कैसे बचा जाए इस जितने मुंह उतनी बातें के कुप्रभाव से? बीरबल ने उत्तर दिया, इसका सबसे अच्छा उपाय है सत्य की खोज। जब भी कोई ऐसी बात सुने जो अविश्वसनीय लगे या जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हो तो उसे आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। सीधे स्रोत तक पहुंचने का प्रयास करें या विश्वसनीय लोगों से पुष्टि करें। जल्दबाजी में किसी भी बात पर यकीन कर लेना या उसे फैला देना बुद्धिमानी नहीं है। शहंशाह अकबर बीरबल के इस प्रदर्शन और उनकी व्याख्या से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज न केवल एक कहावत को सिद्ध किया है बल्कि हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या कह रहे हैं। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और उनका दुरुपयोग समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज से आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी अपुष्ट समाचार या अफवाह दरबार में या बाहर न फैलाएं। सत्यता की परख हर सूचना का आधार होनी चाहिए। उस दिन के बाद दरबार में लोग किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले अधिक सतर्क हो गए। बीरबल का वो साधारण सा प्रयोग सबके मन में गहराई तक उतर गया था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे कुछ ही पलों में एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। बीरबल ने इस प्रदर्शन के माध्यम से ये भी दर्शाया कि मानवीय स्वभाव कैसा होता है। लोग अक्सर सुनी हुई बातों में अपनी कल्पना का रंग भरने की प्रवृत्ति रखते हैं या फिर वे पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते और जो समझते हैं उसी को आगे बढ़ा देते हैं। कभी कभी जानबूझकर भी बातों को तोड़ा मरोड़ा जाता है ताकि किसी को लाभ या हानि पहुंचाई जा सके। ये घटना अकबर और बीरबल के किस्सों में एक और मील का पत्थर साबित हुई, जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन भी सिखाती है। बीरबल ने अपनी सहज बुद्धि और व्यावहारिक दृष्टिकोण से एक जटिल सामाजिक सच्चाई को इतने सरल तरीके से प्रस्तुत किया कि वो सभी की समझ में आ गई। जितने मुंह उतनी बातें। ये कहावत उस दिन के बाद दरबारियों के लिए केवल एक कहावत नहीं रही बल्कि एक अनुभव बन गई, जिसका श्रेय बीरबल की अद्वितीय प्रतिभा को जाता था। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाते हुए शहंशाह अकबर और पूरे दरबार को यह सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में जितने मुंह उतनी बातें होती हैं और अफवाहों एवं सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी हमें आज भी प्रासंगिक लगती है।
खासकर आज के सूचना क्रांति के युग में, जहां खबरें और सूचनाएं पलक झपकते ही लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और उनके सच-झूठ का पता लगाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। कहानी 4। बादशाह अकबर के दरबार में यूं तो बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक और दरबारी थे जो स्वयं को बीरबल से कम नहीं समझते थे, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला जी को बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह का उन पर विशेष स्नेह फूटी आंख नहीं सुहाता था। वे हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जब वे बीरबल को नीचा दिखा सकें और बादशाह की नजरों में खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकें। हालांकि हर बार बीरबल अपनी चतुराई से मुल्ला जी की चालों को नाकाम कर देते थे, जिससे मुल्ला जी की कुढ़न और भी बढ़ जाती थी। एक सुबह जब दरबार लगा हुआ था, मुल्ला दो प्याजा बड़े आत्मविश्वास के साथ बादशाह अकबर के सामने पेश हुए। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जिसे देखकर बीरबल समझ गए कि मुल्ला जी आज फिर कोई नई खुराफात सोचकर आए हैं। मुल्ला जी ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आज मैं आपके चहेते सलाहकार बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूं। मेरा दावा है कि इस बार वे मेरे प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्हें ऐसी नोकझोंक में मजा आता था, खासकर जब बीरबल अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते थे। ठीक है मुल्ला जी, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। हमें भी तो पता चले कि आज आप बीरबल के लिए कौन सा पेचीदा सवाल लेकर आए हैं। बीरबल शांत भाव से खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे जानते थे कि मुल्ला जी कोई न कोई जाल जरूर बिछाएंगे। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी कमर में बंधे बटुए से एक छोटा सा मखमली थैला निकाला। उन्होंने उसे दरबारियों को दिखाते हुए कहा, हुजूर, इस थैले में 2 गोलियां हैं। एक गोली सफेद रंग की है और दूसरी काले रंग की। मैं ये थैला बीरबल को दूंगा। उन्हें बिना देखे इस थैले में हाथ डालकर एक गोली निकालनी होगी। यदि वे सफेद गोली निकालते हैं तो मैं मान लूंगा कि वे वास्तव में भाग्यशाली और बुद्धिमान हैं और मैं उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। लेकिन यदि वे काली गोली निकालते हैं तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनका भाग्य आज उनके साथ नहीं है और वे मुझसे कम बुद्धिमान हैं। साथ ही उन्हें दरबार में सबके सामने 100 बार उठक बैठक लगानी होगी। दरबार में कानाफूसी होने लगी। शर्त बड़ी अजीब थी और बीरबल के लिए अपमानजनक भी। यदि काली गोली निकलती तो न केवल उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता, बल्कि शारीरिक दंड भी भुगतना पड़ता। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हें मुल्ला की यह शर्त मंजूर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब चुनौती दी गई है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। मुल्ला जी, लाइए अपना थैला। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में विजय की चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने थैला बीरबल की ओर बढ़ा दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल इस बार जरूर फंसेंगे। क्यों? क्योंकि मुल्ला जी ने एक चाल चली थी। उन्होंने दरबार में झूठ बोला था। उस थैले में वास्तव में दोनों गोलियां काले रंग की ही थी। सफेद गोली का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस प्रकार बीरबल चाहे कोई भी गोली निकालते, वो काली ही होती और मुल्ला जी की जीत पक्की थी। ये उनकी नई चाल थी, जिससे वे बीरबल को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते थे। बीरबल ने थैला हाथ में लिया। उन्होंने उसे थोड़ा टटोला, जैसे गोलियों का अंदाजा लगा रहे हों। दरबार में पूर्ण शांति छा गई थी। सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थी। मुल्ला दो प्याजा अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, अपनी जीत की कल्पना कर रहे थे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। फिर अचानक उन्होंने थैले में हाथ डाला, एक गोली निकाली और उसे तुरंत अपने मुंह में डालकर निगल लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। मुल्ला दो प्याजा हक्के बक्के रह गए। उनकी योजना तो यह थी कि बीरबल गोली निकालकर दिखाएंगे और वो काली निकलेगी, पर बीरबल ने तो गोली ही निगल ली।
ये क्या किया तुमने, बीरबल? मुल्ला जी घबराकर बोले, तुम्हें गोली दिखानी थी, निगलनी नहीं थी। अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सी गोली निकाली? बादशाह अकबर भी कुछ हैरान थे, पर वे जानते थे कि बीरबल ने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा किया होगा। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुल्ला जी, चिंता क्यों करते हैं? यह पता लगाना तो बहुत आसान है कि मैंने कौन सी गोली निकली। कैसे? मुल्ला जी ने अविश्वास से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और थैले की ओर इशारा करते हुए बोले, देखिए, इस थैले में अब जो गोली बची है उसे बाहर निकालिए। यदि वो सफेद है तो इसका अर्थ हुआ कि मैंने काली गोली निकली है, और यदि थैले में बची गोली काली है तो यह स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि मैंने सफेद गोली निकली थी। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। उनका रंग उड़ गया था, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। यदि वे अब थैले से बची हुई गोली निकालते तो वो काली ही निकलती, क्योंकि दोनों ही काली थी। और बीरबल के तर्क के अनुसार इसका मतलब होता कि बीरबल ने सफेद गोली निकली थी। मुल्ला जी अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस गए थे। दरबार में उपस्थित लोग, जो पहले असमंजस में थे, अब बीरबल की चतुराई समझकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मुल्ला दो प्याजा शर्म से पानी पानी हो गए। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे समझ गए थे कि बीरबल ने उनकी चाल को भांप लिया था और उसे उन्हीं पर उल्टा चला दिया था। बीरबल ने कहा, मुल्ला जी, अब आप ही बताइए, क्या आप थैले में बची गोली देखना चाहेंगे, या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे कि मैंने सफेद गोली ही निगली थी, और आप अपनी शर्त के अनुसार मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? मुल्ला दो प्याजा के पास कोई चारा नहीं था। यदि वे थैला खोलते तो उनका झूठ सबके सामने आ जाता कि उन्होंने थैले में दोनों काली गोलियां रखी थी। ये उनके लिए और भी अपमानजनक होता। इसलिए उन्होंने भारी मन से अपनी हार स्वीकार की। नहीं, नहीं, बीरबल, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। तुमने निश्चय ही सफेद गोली निगली होगी। मैं अपनी शर्त हार गया। उन्होंने अनिच्छा से अपने बटुए से 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और बीरबल को दे दी। बीरबल ने मुद्राएं स्वीकार करते हुए बादशाह को सलाम किया। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, वाह, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लिया। मुल्ला जी, हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि बीरबल को चुनौती देना आसान काम नहीं है। उनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं। मुल्ला दो प्याजा सिर झुकाए खड़े थे। उनकी सारी हैकड़ी निकल चुकी थी। उन्हें सबक मिल गया था कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर खुद ही उसमें गिरता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आलम पनाह, ये तो आपकी कृपा और प्रजा का स्नेह है। मुल्ला जी भी हमारे सम्मानीय दरबारी हैं। कभी कभी ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती है। बीरबल ने जानबूझकर मुल्ला जी के झूठ का पर्दाफाश नहीं किया ताकि उनकी और अधिक फजीहत न हो। ये बीरबल की महानता थी। उस दिन के बाद मुल्ला दो प्याजा ने काफी समय तक बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की। उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है, बल्कि वे दूसरों की चालों को समझने और उन्हें उन्हीं पर पलटने में भी माहिर है। दरबार में एक बार फिर बीरबल की जय जयकार होने लगी और उनकी चतुराई की ये कहानी भी लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गई। ये घटना इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्ची बुद्धिमत्ता न केवल समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि षड्यंत्रों को भी बेनकाब कर सही को स्थापित करती है। कहानी 5। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ दमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान खास में विराजमान थे। उनके चेहरे पर आज एक विशेष प्रकार की गंभीरता और कौतूहल का भाव था। उनके नवरत्न और अन्य महत्वपूर्ण दरबारी अपनी अपनी जगहों पर आसीन थे। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, आज कुछ अतिरिक्त शांत
और विचारमग्न लग रहे थे, जैसे किसी अनकही चुनौती का आभास उन्हें हो रहा हो। दरअसल शहंशाह अकबर कभी कभी अपने प्रिय सलाहकार बीरबल की बुद्धिमानी और त्वरित बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उत्सुक हो उठते थे। ये न केवल उनके मनोरंजन का एक साधन था, बल्कि इससे दरबारियों को भी बीरबल की विलक्षण प्रतिभा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता रहता था। आज भी उनके मन में कुछ ऐसी ही योजना चल रही थी। दरबार की सामान्य कार्यवाही समाप्त होने के बाद शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, आज हम तुम्हारी बुद्धिमानी और परखने की क्षमता की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से तस्लीम किया और बोले, आलम पनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूं और आपकी हर आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप निसंकोच मेरी परीक्षा ले सकते हैं। उनकी आवाज में विनम्रता थी, पर आंखों में आत्मविश्वास की वही चिरपरिचित चमक थी। शहंशाह अकबर मुस्कुराए। उन्होंने अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक तुरंत दरबार से बाहर गया और कुछ ही क्षणों में 3 व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ। ये तीनों व्यक्ति साधारण वस्त्र पहने हुए थे और देखने में लगभग एक जैसे लग रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट और उत्सुकता का मिलाजुला भाव था। शहंशाह ने उन तीनों व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे सामने ये 3 व्यक्ति खड़े हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी है, दूसरा एक अत्यंत धूर्त और चालाक ठग है, और तीसरा एक सीधा सादा भोला भाला किसान है। तुम्हें बिना इनसे कोई सवाल पूछे या बातचीत किए केवल इन्हें देखकर और इनके हाव भाव का अवलोकन करके ये पहचानना है कि कौन क्या है। तुम्हारे पास इसके लिए केवल 10 मिनट का समय है। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक अत्यंत कठिन परीक्षा थी। बिना किसी बातचीत के केवल चेहरे और हाव भाव देखकर किसी के आंतरिक चरित्र और पेशे का अनुमान लगाना लगभग असंभव था। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। कुछ ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस बार तो बीरबल अवश्य निरुत्तर हो जाएंगे और उनकी सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी। बीरबल ने शांति से उन तीनों व्यक्तियों को देखा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वे गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे थे। उन्होंने शहंशाह से कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। बीरबल उन तीनों व्यक्तियों के पास गए। वे धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमे, उनकी आंखों में झांका, उनके खड़े होने के तरीके, उनके हाथों की मुद्राएं और उनके चेहरे पर उभरने वाले सूक्ष्म भावों का बड़ी बारीकी से अवलोकन करने लगे। वे तीनों व्यक्ति बीरबल की पैनी नजरों से कुछ असहज महसूस कर रहे थे। पहले व्यक्ति को देखकर बीरबल ने पाया कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था, पर उसके हाथ बार बार अपनी कमर के पास जा रहे थे, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो या किसी चीज को टटोल रहा हो। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। दूसरे व्यक्ति को देखकर बीरबल ने महसूस किया कि उसकी आंखें झुकी हुई थी और उनमें एक प्रकार की विनम्रता और शांति का भाव था। उसके हाथ सहज रूप से लटके हुए थे और उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, बस एक शांत स्थिरता थी। तीसरे व्यक्ति को देखकर बीरबल ने देखा कि वो कुछ घबराया हुआ और सहमा हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखें बार बार दरबार की भव्यता और शहंशाह के सिंहासन की ओर जा रही थी। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे और वो अपने पैरों को बेचैनी से हिला रहा था। उसके चेहरे पर भोलापन और आश्चर्य का भाव स्पष्ट झलक रहा था। लगभग 7-8 मिनट तक इसी प्रकार अवलोकन करने के बाद बीरबल वापस शहंशाह के पास लौटे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शहंशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुमने पहचान लिया कि कौन क्या है? बीरबल ने कहा, जी हां, जहां पनाह, मैंने अपनी अल्प बुद्धि से कुछ अनुमान लगाया है। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार कौन विद्वान है, कौन ठग और कौन किसान? शहंशाह ने उत्सुकता से पूछा।
बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, आलम पनाह, ये व्यक्ति जो बीच में खड़ा है और जिसके चेहरे पर अत्यधिक आत्मविश्वास झलक रहा है, वो वास्तव में धूर्त ठग है। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया, ये व्यक्ति जो दाहिनी ओर खड़ा है और जिसकी आंखों में शांति और विनम्रता है, वो महान विद्वान है। और अंत में उन्होंने तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये व्यक्ति जो बाईं ओर खड़ा है और जो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा है, वो सीधा साधा किसान है। बीरबल के उत्तर सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों को बीरबल के निर्णय पर संदेह था, जबकि कुछ उनकी परख क्षमता से प्रभावित थे। फतेहचंद और उनके साथी मन ही मन उम्मीद कर रहे थे कि बीरबल का अनुमान गलत निकले। शहंशाह अकबर ने उन तीनों व्यक्तियों से पूछा, क्या बीरबल ने सही पहचाना है? सच सच बताओ। पहले व्यक्ति ने, जिसे बीरबल ने ठग बताया था, तुरंत विरोध किया, नहीं जहांपना, यह सरासर गलत है। मैं कोई ठग नहीं हूं, मैं तो एक सम्मानित व्यापारी हूं। उसकी आवाज में बनावटी गुस्सा था। दूसरे व्यक्ति ने, जिसे बीरबल ने विद्वान बताया था, शांत स्वर में कहा, आलम पनाह, बीरबल जी ने मुझे सही पहचाना है। मैं ज्ञान की खोज में लगा एक साधारण साधक हूं। तीसरे व्यक्ति ने, जिसे बीरबल ने किसान बताया था, घबराते हुए कहा, हुजूर, बीरबल जी ठीक कह रहे हैं। मैं एक गरीब किसान हूं। अब सारी निगाहें पहले व्यक्ति पर टिक गई, जो अभी भी खुद को व्यापारी बता रहा था। शहंशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने निश्चित कैसे हो कि पहला व्यक्ति ठग ही है, जबकि वो खुद को व्यापारी बता रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आलम पनाह, मैंने कुछ लक्षणों पर ध्यान दिया। जब मैंने इस व्यक्ति को देखा तो इसकी आंखों में आत्मविश्वास तो था, पर वो बनावटी लग रहा था। इसके हाथ बार बार अपनी कमर के पास जा रहे थे, जैसे ये किसी हथियार या ठगी के औजार को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मैंने इसे ठग कहा तो इसने तुरंत और अत्यधिक जोर देकर इसका खंडन किया। एक सच्चा व्यापारी या निर्दोष व्यक्ति इतनी आक्रामकता से अपना बचाव नहीं करता, बल्कि शांति से अपनी बात रखता है। इसकी ये प्रतिक्रिया ही इसके दोषी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर उन्होंने विद्वान के बारे में कहा, विद्वान व्यक्ति की पहचान उसकी विनम्रता और आंखों की शांति से होती है। ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी नहीं, बल्कि और अधिक विनम्र बनाता है। इस व्यक्ति के हाव भाव में वही शांति और सरलता थी। और किसान के बारे में उन्होंने कहा, एक साधारण किसान जो पहली बार इतने बड़े दरबार में और शहंशाह के सामने आया हो, उसका घबराना और आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। इस व्यक्ति के चेहरे पर वही भोलापन और घबराहट स्पष्ट थी। बीरबल के तर्क सुनकर शहंशाह अकबर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि पहले व्यक्ति की तलाशी ली जाए। जब सिपाहियों ने उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उसकी कमर से एक छोटा सा तेज धार वाला चाकू और कुछ नकली मोहरें बरामद हुई। ये देखकर वो व्यक्ति बुरी तरह घबरा गया और उसने स्वीकार कर लिया कि वो एक ठग है और भोले भाले लोगों को ठगता है। ये देखकर पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। फतेहचंद और उनके साथियों के चेहरे लटक गए थे। उन्हें एक बार फिर बीरबल की असाधारण बुद्धिमानी के सामने हार माननी पड़ी थी। शहंशाह अकबर अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता की अद्भुत छटा थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी परख क्षमता और बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। तुमने बिना किसी संवाद के केवल अवलोकन मात्र से इन तीनों व्यक्तियों की सही पहचान कर ली। ये सचमुच अद्भुत है। उन्होंने उस ठग को उचित दंड देने का आदेश दिया, विद्वान का सम्मान किया और किसान को कुछ इनाम देकर विदा किया। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े और स्नेहपूर्वक कहा, बीरबल, तुम्हारी जैसी प्रतिभा इस सल्तनत की शान है। तुम्हारी उपस्थिति हमें हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करती है।
बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, ये तो आपका बड़प्पन है और ईश्वर की कृपा। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास करता हूं। उस दिन की परीक्षा ने एक बार फिर दरबारियों और आम जनता के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और श्रद्धा को और भी गहरा कर दिया। ये किस्सा भी अकबर बीरबल की अनगिनत कहानियों में एक और यादगार कड़ी बन गया, जो ये दर्शाता है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि सूक्ष्म अवलोकन, गहरी समझ और मानवीय स्वभाव की परख में निहित होती है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेकर वास्तव में उनकी अद्वितीय प्रतिभा को और भी उजागर कर दिया था। कहानी 6। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु कभी कभी उनके मन में ऐसे विचार आते थे जो व्यवहारिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। ऐसा ही एक दिन था जब दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। गंभीर चर्चाओं और राजकाज के मसलों के बीच बादशाह अकबर अचानक एक नई सोच में डूब गए। उन्हें लग रहा था कि राज्य में न्याय प्रक्रिया थोड़ी धीमी है और कभी कभी झूठे मुकदमों के कारण निर्दोषों को परेशानी उठानी पड़ती है और दरबार का बहुमूल्य समय भी व्यर्थ होता है। कुछ देर मौन रहने के बाद अकबर ने अपने वजीरों और सभासदों की ओर देखकर कहा, हम एक नया कानून लागू करने का विचार कर रहे हैं। इस कानून का नाम होगा सत्यदंड विधान। दरबार में उपस्थित सभी लोग उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर ने आगे कहा, इस विधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर कोई आरोप लगाता है तो उसे अपने आरोप को पूर्ण रूप से और बिना किसी संदेह के सिद्ध करना होगा। यदि वह अपने आरोप को सिद्ध कर देता है तो आरोपी को कठोर दंड दिया जाएगा और आरोप लगाने वाले को शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। परंतु यहां अकबर थोड़ा रुके। उनकी आवाज में गंभीरता थी। यदि आरोप लगाने वाला अपने आरोप को सिद्ध नहीं कर पाता या उसका आरोप झूठा पाया जाता है तो जो दंड आरोपी को मिलने वाला था वही दंड आरोप लगाने वाले को भुगतना होगा और साथ ही उसे भारी जुर्माना भी देना होगा। यह सुनकर दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ चापलूस किस्म के अमीर उमरा जो हमेशा बादशाह की हां में हां मिलाते थे, तुरंत बोल उठे, अति उत्तम विचार, जहांपना। इससे झूठे आरोप लगाने वालों को सबक मिलेगा और न्याय शीघ्र होगा। सत्य की हमेशा विजय होगी, आलम पनाह। दूसरे ने समर्थन किया, लेकिन बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न थे, के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारा ये नया विधान पसंद नहीं आया? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सलाम किया और बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, परंतु मुझे इस विधान में कुछ गंभीर त्रुटियां नजर आ रही हैं। अकबर की भौहें तन गई। त्रुटियां? कैसी त्रुटियां? ये विधान तो सत्य और न्याय को स्थापित करने के लिए है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका उद्देश्य नेक है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इस विधान के दूरगामी परिणाम भयावह हो सकते हैं। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में पीड़ित है परंतु उसके पास अपने आरोप को अकाट्य रूप से सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो वो दंड के भय से आरोप लगाने का साहस ही नहीं करेगा। ऐसे में अपराधी निर्भय होकर अपराध करते रहेंगे और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, बीरबल ने जारी रखा, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि सत्य को पूरी तरह उजागर करना कठिन होता है, भले ही आरोप सच्चा हो। यदि आरोप लगाने वाला किंचित भी चूक गया तो उसे स्वयं कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। ये तो अन्याय होगा। और अंत में बीरबल ने अपनी सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की, जहांपनाह, इस विधान का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये आम नागरिकों के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और भय पैदा करेगा। लोग सच बोलने से भी डरेंगे, कहीं उनकी बात का गलत अर्थ न निकाल लिया जाए और वे स्वयं ही अपराधी न बन जाएं। समाज में संवाद और सहायता की भावना कम हो जाएगी। अकबर बीरबल की दलीलों से पूरी तरह सहमत नहीं हुए। उन्हें लगा कि बीरबल अनावश्यक रूप से नकारात्मक सोच रहे हैं। बीरबल,
तुम हमेशा हर चीज में मीन मेख निकालते हो। हमें लगता है कि यह विधान कारगर सिद्ध होगा। हम इसे लागू करने का आदेश देते हैं। बीरबल ने सिर झुका लिया। जो आज्ञा जहांपना। समय ही बताएगा कि इस विधान के परिणाम क्या होंगे। अगले ही दिन से सत्यदंड विधान पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। मुनादी करवा दी गई कि हर नागरिक इस नए कानून का पालन करे। शुरुआत में कुछ दिनों तक ऐसा लगा जैसे बादशाह का अनुमान सही था। दरबार में आने वाले मुकदमों की संख्या में भारी कमी आ गई। जो लोग छोटी छोटी बातों पर या ईर्ष्यावश दूसरों पर आरोप लगाते थे, वे अब चुप हो गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे अपना आरोप सिद्ध नहीं कर पाएं तो उन्हें ही दंड भोगना पड़ेगा। अकबर बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उनका नया कानून सफल हो रहा है। देखा बीरबल, अकबर ने एक दिन दरबार में कहा, हमारे नए विधान ने कितना अच्छा काम किया है। झूठे मुकदमे लगभग समाप्त हो गए हैं और शांति स्थापित हो गई है। बीरबल ने केवल सिर हिलाया, कुछ कहा नहीं। वे जानते थे कि यह तूफान से पहले की शांति थी। कुछ सप्ताह बीते। एक दिन एक गरीब किसान रामदीन रोता बिलखता दरबार में पहुंचा। उसके खेत की फसल रात में किसी ने काट ली थी और उसके एकमात्र बैल को भी कोई चुरा ले गया था। अकबर ने पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? रामदीन ने सुबकते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे अपने पड़ोसी धनीराम पर शक है। उससे मेरी पुरानी रंजिश है और कुछ दिन पहले उसने मुझे धमकी भी दी थी कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास धनीराम के खिलाफ कोई ठोस सबूत है? रामदीन का चेहरा उतर गया। नहीं जहांपनाह, मैंने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा। बस मेरा मन कहता है कि ये उसी का काम है। अकबर ने नए कानून का हवाला देते हुए कहा, किसान, तुम जानते हो कि सत्यदंड विधान के अनुसार यदि तुम धनीराम पर आरोप लगाते हो और उसे सिद्ध नहीं कर पाते तो तुम्हें ही कठोर दंड मिलेगा। क्या तुम ये जोखिम उठाने को तैयार हो? रामदीन बुरी तरह डर गया। उसके पास कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। केवल शक के आधार पर वो इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता था। यदि वो हार गया तो उसे कोड़े लगेंगे और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वो पहले ही बर्बाद हो चुका था। उसने हाथ जोड़ लिए, नहीं जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। वो निराश होकर दरबार से लौट गया। उसका नुकसान हो चुका था, लेकिन नए कानून के डर से वो अपने संभावित अपराधी का नाम भी नहीं ले सका। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्होंने अकबर की ओर देखा, लेकिन अकबर ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे अपनी सफलता में मग्न थे। अगले कुछ महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुई। एक विधवा की जमा पूंजी चोरी हो गई, लेकिन उसे शक था कि ये उसके देवर का काम है, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था, पर सबूत के अभाव और नए कानून के डर से वो चुप रही। एक छोटे व्यापारी का माल लूट लिया गया। उसे लुटेरों के बारे में कुछ अंदाजा था, लेकिन वो भी खामोश रहा। धीरे धीरे लोगों ने समस्याओं को लेकर दरबार में आना लगभग बंद ही कर दिया। ऐसा नहीं था कि अपराध समाप्त हो गए थे, बल्कि लोग न्याय मांगने से डरने लगे थे। समाज में एक अजीब सी चुप्पी और भय का वातावरण बन गया था। जो लोग वास्तव में पीड़ित थे, वे चुपचाप अन्याय सहने को विवश थे। बीरबल ये सब देखकर बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि बादशाह को उनकी गलती का एहसास कराना होगा, लेकिन सीधे तौर पर कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बादशाह अपनी जिद पर अड़े हुए थे। एक दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। अगली सुबह जब बीरबल दरबार में आए तो उनके चेहरे पर परेशानी और घबराहट के भाव थे। उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी भी ठीक से नहीं पहनी थी और उनके कपड़े कुछ अस्त व्यस्त थे। अकबर ने उन्हें इस हालत में देखकर पूछा, बीरबल, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब कुशल तो है? बीरबल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, जहांपनाह, क्या बताओ? आज सुबह जब मैं दरबार के लिए निकल रहा था तो मेरे घर के पास चौराहे पर किसी ने मेरी सोने की अंगूठी छीन ली। दरबार में सभी चौंक गए।
बादशाह के सबसे प्रिय मंत्री के साथ ऐसी घटना। अकबर क्रोधित हो उठे। क्या? तुम्हारी अंगूठी छीन ली गई? किसने ये दुस्साहस किया? क्या तुमने उसे देखा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वो व्यक्ति घोड़े पर था और उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। वो बहुत तेजी से आया और पलक झपकते ही अंगूठी छीन कर भाग गया। मैं उसका चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसे पहचान लिया है। कौन है वो? अकबर ने अधीरता से पूछा। बीरबल ने हिचकिचाते हुए आसपास नजरें घुमाई और फिर धीरे से कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो आपके साले साहब शहजादे सलीम के मामा कुंवर मानसिंह जी थे। दरबार में मानो बम फट गया हो। कुंवर मानसिंह, बादशाह के एक सम्मानित सेनापति और रिश्तेदार। उन पर ऐसा आरोप। कुंवर मानसिंह उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? मानसिंह ऐसा क्यों करेंगे? क्या तुम होश में हो? बीरबल ने और भी दीनहीन स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं क्या कहूं? मैंने जो देखा वो बता रहा हूं। उनकी कदकाठी, उनके घोड़े का रंग, सब कुछ वैसा ही था। और सबसे बड़ी बात, उनके हाथ में वही विशेष कटार थी जो आपने उन्हें उपहार में दी थी। अब अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल कभी झूठ नहीं बोलते थे और वे मानसिंह की कटार का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, अकबर ने कहा, हम इस मामले की पूरी जांच करवाएंगे। सिपाहियों, जाओ और कुंवर मानसिंह को तुरंत दरबार में हाजिर करो। थोड़ी देर में कुंवर मानसिंह दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, मानसिंह, आज सुबह तुम कहाँ थे? मानसिंह ने आश्चर्य से कहा, जहांपनाह, मैं तो सुबह अपने अस्तबल में घोड़ों का निरीक्षण कर रहा था और उसके बाद अपने महल में ही था। कोई खास बात? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अपनी बात दोहराई, जहांपनाह, मैंने इन्हें ही चौराहे पर मेरी अंगूठी छीनते हुए देखा था। मानसिंह क्रोधित हो उठे। ये सरासर झूठ है। बीरबल, तुम मुझ पर इतना घिनौना आरोप कैसे लगा सकते हो? जहांपनाह, मैं बेकसूर हूं। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। एक तरफ बीरबल थे, बादशाह के सबसे विश्वास पात्र मंत्री। दूसरी तरफ कुंवर मानसिंह थे, एक सम्मानित सेनापति और रिश्तेदार। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम अपने आरोप को सत्यदंड विधान के अनुसार सिद्ध कर सकते हो? याद रखना, अगर तुम विफल रहे तो परिणाम तुम जानते हो। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने जो देखा वो कहा। मेरे पास इसके अलावा और कोई सबूत नहीं है। चौराहे पर उस समय कोई और मौजूद भी नहीं था जो गवाही दे सके। मानसिंह गरजे, तो फिर ये आरोप झूठा है। जहांपनाह, मैं बीरबल पर झूठा आरोप लगाने का मुकदमा करता हूं। इन्हें सत्यदंड विधान के अनुसार दंड दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे कि अब क्या होगा। अकबर असमंजस में थे। यदि बीरबल सच कह रहे थे तो मानसिंह अपराधी थे। यदि बीरबल गलत थे तो उन्हें कठोर दंड देना पड़ता, जो अकबर कभी नहीं चाहते थे। तभी बीरबल अचानक मुस्कुराए। उनकी घबराहट गायब हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जेब से एक सोने की अंगूठी निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, ये रही मेरी अंगूठी। ये तो मेरे पास ही थी। मुझसे भूल हो गई थी। ये मेरी जेब में ही रखी रह गई थी। दरबार में सभी भौचक्के रह गए। अकबर भी हैरान थे। बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कैसा मजाक है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, ये मजाक नहीं था। ये आपके सत्यदंड विधान की असलियत दिखाने का एक प्रयास था। मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, आज मैंने जानबूझकर कुंवर मानसिंह जी पर एक झूठा आरोप लगाया। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, केवल कुछ परिस्थितिजन्य बातें थी जिन्हें मैंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यदि आप
सत्यदंड विधान का कड़ाई से पालन करते तो या तो कुंवर मानसिंह जी को बिना ठोस सबूत के दोषी मान लिया जाता, या फिर मुझे, आपके एक निर्दोष मंत्री को झूठा आरोप लगाने के अपराध में कठोर दंड मिलता। उन्होंने आगे कहा, सोचिए जहांपनाह, यदि मैं, जो आपका इतना करीबी हूं, इस कानून के जाल में इस तरह फंस सकता हूं, तो एक आम नागरिक का क्या हाल होता होगा? वो तो डर के मारे सच बोलने से भी कतराएगा, जैसा कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा भी है। रामदीन किसान को न्याय नहीं मिला, उस विधवा को न्याय नहीं मिला, उस व्यापारी को न्याय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वे अपने आरोप को अकाट्य रूप से सिद्ध नहीं कर सकते थे और दंड के भय से चुप रह गए। आपका सत्यदंड विधान नेक इरादे से बनाया गया था, परंतु इसने न्याय के मार्ग को और भी कठिन बना दिया है। इसने सच बोलने वालों के मन में भय और अपराधियों के मन में निर्भीकता पैदा कर दी है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने देखा कि कैसे एक अच्छा लगने वाला कानून व्यवहार में कितना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बीरबल ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें यह सबक सिखाया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। सत्यदंड विधान वास्तव में न्याय के लिए घातक है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सत्यदंड विधान को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। न्याय प्रक्रिया पहले की तरह ही चलेगी, जहां हर पहलू पर गौर किया जाएगा और किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलेगा। कुंवर मानसिंह, जो अब तक सारा नाटक समझ चुके थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने राहत की सांस ली और बीरबल की जय जयकार की। उस दिन के बाद अकबर कोई भी नया कानून लागू करने से पहले बीरबल से गहन विचार विमर्श अवश्य करते थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए, और न्याय तभी संभव है जब लोग बिना किसी भय के अपनी बात कह सकें। बीरबल की आपत्ति ने एक बार फिर सल्तनत को एक बड़ी भूल करने से बचा लिया था। कहानी 7। मुगल बादशाह अकबर का दरबार विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों, कलाकारों और सलाहकारों का संगम स्थल था। शहंशाह अकबर स्वयं ज्ञान और प्रतिभा के पारखी थे और अपने नवरत्नों को विशेष सम्मान देते थे। इन नवरत्नों में बीरबल अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की अनूठी क्षमता के कारण बादशाह के अत्यंत प्रिय थे। बीरबल की ये निकटता और उनकी सर्वव्यापी प्रशंसा दरबार के कुछ अन्य सदस्यों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई थी। ये दरबारी, जो स्वयं को अत्यंत ज्ञानी और महत्वपूर्ण समझते थे, अक्सर बीरबल की काबिलियत पर संदेह करते और उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनका घमंड उनकी बातों और व्यवहार में स्पष्ट झलकता था। बीरबल, जो मानवीय स्वभाव की गहरी समझ रखते थे, उनके इस अहंकार को भली भांति पहचानते थे और समय समय पर बड़ी चतुराई से उनके इस घमंड को तोड़ने का कार्य भी करते थे, ताकि उन्हें वास्तविकता का आभास हो सके। एक बार दरबार में एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। विषय था, राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। दरबार के कई वरिष्ठ मंत्री और सलाहकार, जो विभिन्न विभागों के प्रमुख थे, अपनी अपनी शेखी बघारने लगे। वित्त मंत्री ने दावा किया कि राज्य की आर्थिक समृद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसके बिना कोई विकास संभव नहीं। सेनापति ने कहा कि राज्य की सुरक्षा और सैन्य शक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि सुरक्षित राज्य में ही प्रगति हो सकती है। मुख्य काजी ने न्याय व्यवस्था को सबसे अहम बताया, क्योंकि न्याय के बिना समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसी प्रकार अन्य दरबारी भी अपने अपने विभागों और अपने योगदान को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे थे। उनमें एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हर कोई स्वयं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित करने पर तुला हुआ था। उनका घमंड उनकी बातों से टपक रहा था। शहंशाह अकबर ये सब धैर्यपूर्वक सुन रहे थे।
उन्होंने देखा कि बीरबल शांत बैठे हैं और इस बहस में कोई हिस्सा नहीं ले रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? इस महत्वपूर्ण विषय पर तुम्हारे क्या विचार हैं? तुम्हारे अनुसार राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, मानसिंह, आज सुबह तुम कहाँ थे? मानसिंह ने आश्चर्य से कहा, जहांपनाह, मैं तो सुबह अपने अस्तबल में घोड़ों का निरीक्षण कर रहा था और उसके बाद अपने महल में ही था। कोई खास बात? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अपनी बात दोहराई, जहांपनाह, मैंने इन्हें ही चौराहे पर मेरी अंगूठी छीनते हुए देखा था। मानसिंह क्रोधित हो उठे, ये सरासर झूठ है। बीरबल, तुम मुझ पर इतना घिनौना आरोप कैसे लगा सकते हो? जहांपनाह, मैं बेकसूर हूं। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। एक तरफ बीरबल थे, बादशाह के सबसे विश्वास पात्र मंत्री। दूसरी तरफ कुंवर मानसिंह थे, एक सम्मानित सेनापति और रिश्तेदार। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम अपने आरोप को सत्यदंड विधान के अनुसार सिद्ध कर सकते हो? याद रखना, अगर तुम विफल रहे तो परिणाम तुम जानते हो। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने जो देखा वो कहा। मेरे पास इसके अलावा और कोई सबूत नहीं है। चौराहे पर उस समय कोई और मौजूद भी नहीं था जो गवाही दे सके। मानसिंह गरजे, तो फिर ये आरोप झूठा है। जहांपनाह, मैं बीरबल पर झूठा आरोप लगाने का मुकदमा करता हूं। इन्हें सत्यदंड विधान के अनुसार दंड दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे कि अब क्या होगा। अकबर असमंजस में थे। यदि बीरबल सच कह रहे थे तो मानसिंह अपराधी थे। यदि बीरबल गलत थे तो उन्हें कठोर दंड देना पड़ता, जो अकबर कभी नहीं चाहते थे। तभी बीरबल अचानक मुस्कुराए। उनकी घबराहट गायब हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जेब से एक सोने की अंगूठी निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, ये रही मेरी अंगूठी। ये तो मेरे पास ही थी। मुझसे भूल हो गई थी। ये मेरी जेब में ही रखी रह गई थी। दरबार में सभी भौचक्के रह गए। अकबर भी हैरान थे। बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कैसा मजाक है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, ये मजाक नहीं था। यह आपके सत्यदंड विधान की असलियत दिखाने का एक प्रयास था। मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, आज मैंने जानबूझकर कुंवर मानसिंह जी पर एक झूठा आरोप लगाया। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, केवल कुछ परिस्थितिजन्य बातें थी जिन्हें मैंने तोड़-मरोड़ कर पेश किया। यदि आप सत्यदंड विधान का कड़ाई से पालन करते तो या तो कुंवर मानसिंह जी को बिना ठोस सबूत के दोषी मान लिया जाता, या फिर मुझे, आपके एक निर्दोष मंत्री को झूठा आरोप लगाने के अपराध में कठोर दंड मिलता। उन्होंने आगे कहा, सोचिए जहांपनाह, यदि मैं, जो आपका इतना करीबी हूं, इस कानून के जाल में इस तरह फंस सकता हूं, तो एक आम नागरिक का क्या हाल होता होगा? वो तो डर के मारे सच बोलने से भी कतराएगा, जैसा कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा भी है। रामदीन किसान को न्याय नहीं मिला, उस विधवा को न्याय नहीं मिला, उस व्यापारी को न्याय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वे अपने आरोप को अकाट्य रूप से सिद्ध नहीं कर सकते थे और दंड के भय से चुप रह गए। आपका सत्यदंड विधान नेक इरादे से बनाया गया था, परंतु इसने न्याय के मार्ग को और भी कठिन बना दिया है। इसने सच बोलने वालों के मन में भय और अपराधियों के मन में निर्भीकता पैदा कर दी है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने देखा कि कैसे एक अच्छा लगने वाला कानून व्यवहार में कितना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बीरबल ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें यह सबक सिखाया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। सत्यदंड विधान वास्तव में न्याय के लिए घातक है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सत्यदंड विधान को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। न्याय प्रक्रिया पहले की तरह ही चलेगी।
जहां हर पहलू पर गौर किया जाएगा और किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलेगा। कुंवर मानसिंह, जो अब तक सारा नाटक समझ चुके थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने राहत की सांस ली और बीरबल की जय जयकार की। उस दिन के बाद अकबर कोई भी नया कानून लागू करने से पहले बीरबल से गहन विचार विमर्श अवश्य करते थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। और न्याय तभी संभव है जब लोग बिना किसी भय के अपनी बात कह सकें। बीरबल की आपत्ति ने एक बार फिर सल्तनत को एक बड़ी भूल करने से बचा लिया था। कहानी 7। मुगल बादशाह अकबर का दरबार विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों, कलाकारों और सलाहकारों का संगम स्थल था। शहंशाह अकबर स्वयं ज्ञान और प्रतिभा के पारखी थे और अपने नवरत्नों को विशेष सम्मान देते थे। इन नवरत्नों में बीरबल अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की अनूठी क्षमता के कारण बादशाह के अत्यंत प्रिय थे। बीरबल की ये निकटता और उनकी सर्वव्यापी प्रशंसा दरबार के कुछ अन्य सदस्यों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई थी। ये दरबारी, जो स्वयं को अत्यंत ज्ञानी और महत्वपूर्ण समझते थे, अक्सर बीरबल की काबिलियत पर संदेह करते और उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनका घमंड उनकी बातों और व्यवहार में स्पष्ट झलकता था। बीरबल, जो मानवीय स्वभाव की गहरी समझ रखते थे, उनके इस अहंकार को भली भांति पहचानते थे और समय समय पर बड़ी चतुराई से उनके इस घमंड को तोड़ने का कार्य भी करते थे, ताकि उन्हें वास्तविकता का आभास हो सके। एक बार दरबार में एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। विषय था, राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। दरबार के कई वरिष्ठ मंत्री और सलाहकार, जो विभिन्न विभागों के प्रमुख थे, अपनी अपनी शेखी बघारने लगे। वित्त मंत्री ने दावा किया कि राज्य की आर्थिक समृद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसके बिना कोई विकास संभव नहीं। सेनापति ने कहा कि राज्य की सुरक्षा और सैन्य शक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि सुरक्षित राज्य में ही प्रगति हो सकती है। मुख्य काजी ने न्याय व्यवस्था को सबसे अहम बताया, क्योंकि न्याय के बिना समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसी प्रकार अन्य दरबारी भी अपने अपने विभागों और अपने योगदान को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे थे। उनमें एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हर कोई स्वयं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित करने पर तुला हुआ था। उनका घमंड उनकी बातों से टपक रहा था। शहंशाह अकबर ये सब धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल शांत बैठे हैं और इस बहस में कोई हिस्सा नहीं ले रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? इस महत्वपूर्ण विषय पर तुम्हारे क्या विचार हैं? तुम्हारे अनुसार राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलमपना। मेरे विचार से राज्य के विकास में हर व्यक्ति का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना अपना महत्व होता है। एक कुशल माली से लेकर एक वीर सैनिक तक, एक ईमानदार व्यापारी से लेकर एक न्यायप्रिय काजी तक, और एक बुद्धिमान सलाहकार से लेकर स्वयं शहंशाह तक, सभी के समन्वित प्रयास से ही राज्य प्रगति करता है। किसी एक को दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण कहना उचित नहीं होगा। बीरबल का ये उत्तर उन घमंडी दरबारियों को पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी महत्ता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक, ख्वाजा सरा, जो स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान और अनुभवी मानते थे, ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बीरबल जी, ये तो बड़ी गोलमोल बात हुई। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक साधारण किसान का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक मंत्री का? ये तो हास्यास्पद है। अन्य दरबारियों ने भी ख्वाजा सरा की हाँ में हाँ मिलाई। उन्हें लगा कि बीरबल के पास कोई ठोस तर्क नहीं है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ख्वाजा सरा जी, मैं किसी का महत्व कम नहीं कर रहा, बल्कि हर किसी के महत्व को स्वीकार कर रहा हूं। और यदि आप सब ये मानते हैं कि आप जैसे उच्च पदस्थ और ज्ञानी लोगों का योगदान ही सर्वोपरि है, तो क्या आप एक छोटी सी परीक्षा के लिए तैयार हैं?
जिससे ये पता चल सके कि आप वास्तव में कितने अपरिहार्य हैं। ये सुनकर उन घमंडी दरबारियों के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अपने अहंकार में चूर उन्होंने तुरंत हामी भर दी। कैसी परीक्षा बीरबल? हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। बीरबल ने कहा, परीक्षा बहुत ही सरल है। कल सुबह आप सभी प्रमुख दरबारी जो स्वयं को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, एक दिन के लिए अपने सभी कार्यों और जिम्मेदारियों से पूर्ण अवकाश लेंगे। आप अपने घरों में आराम करेंगे और दरबार या अपने कार्यालय की ओर देखेंगे भी नहीं। हम देखेंगे कि क्या आपके बिना राज्य का कामकाज एक दिन भी ठीक से चल पाता है या नहीं। यह सुनकर कुछ दरबारी थोड़ा झिझके, परंतु अपने घमंड के कारण पीछे नहीं हट सके। उन्हें विश्वास था कि उनके बिना तो राज्य का सारा काम ठप हो जाएगा और शहंशाह को उनकी अहमियत का पता चल जाएगा। शहंशाह अकबर भी बीरबल की इस योजना में रुचि ले रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी ये योजना हमें स्वीकार है। कल सभी प्रमुख मंत्री और सलाहकार अवकाश पर रहेंगे। हम देखेंगे कि क्या होता है। अगले दिन दरबार का नजारा बदला हुआ था। वित्त मंत्री, सेनापति, मुख्य काजी, ख्वाजा सरा और कई अन्य महत्वपूर्ण दरबारी अनुपस्थित थे। उनके स्थान पर उनके कनिष्ठ अधिकारी और सहायक कुछ घबराए हुए से बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दिन की शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य सा लगा, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया समस्याएं उभरने लगी। वित्त विभाग में कुछ जरूरी भुगतानों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि अंतिम निर्णय लेने वाला कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था। सीमा पर एक छोटी सी झड़प की खबर आई और सेनापति की अनुपस्थिति में त्वरित और प्रभावी कदम उठाने में कुछ देरी हुई। न्याय विभाग में कुछ जटिल मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि मुख्य काजी ही नहीं थे। ख्वाजा सरा के विभाग में, जो रसद और आपूर्ति का काम देखते थे, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की कमी की शिकायतें आने लगी। शाम होते होते दरबार में और शहर में एक अजीब सी अव्यवस्था का माहौल बन गया था। छोटे छोटे काम भी अटक रहे थे, क्योंकि निर्णय लेने वाले प्रमुख व्यक्ति गायब थे। शहंशाह अकबर भी चिंतित होने लगे थे। हालांकि वे बीरबल की योजना का परिणाम देखना चाहते थे। दूसरी ओर वे दरबारी जो अपने घरों में आराम कर रहे थे, वे भी बेचैन थे। उन्हें लग रहा था कि दरबार में न जाने क्या हो रहा होगा। उनका घमंड उन्हें यह सोचने पर विवश कर रहा था कि उनके बिना सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया होगा और अब सबको उनकी कीमत पता चल गई होगी। अगले दिन जब वे सभी दरबारी वापस दरबार में उपस्थित हुए तो उनके चेहरों पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें उम्मीद थी कि शहंशाह उनकी वापसी पर प्रसन्न होंगे और उनकी महत्ता को स्वीकार करेंगे। ख्वाजा सरा ने सबसे पहले कहा, जहांपनाह, हमें उम्मीद है कि कल हमारी अनुपस्थिति में आपको हमारी अहमियत का अंदाजा हो गया होगा। हमारे बिना राज्य का कामकाज चलाना कितना कठिन है, यह आपने स्वयं देख लिया होगा। अन्य दरबारियों ने भी इसी तरह की बातें कहीं, अपने महत्व का बखान किया और ये जताने की कोशिश की कि वे कितने अपरिहार्य हैं। शहंशाह अकबर कुछ कहने वाले ही थे कि बीरबल ने हस्तक्षेप किया। आदरणीय दरबारियों, बीरबल ने कहा, यह सत्य है कि कल आपकी अनुपस्थिति में कुछ परेशानियां अवश्य हुई। कुछ काम अटके, कुछ निर्णय लेने में देरी हुई। इससे यह तो सिद्ध होता है कि आप अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह सुनकर उन दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनकी बात मान ली है, परंतु बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि यदि कल शहर का कोई एक सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर चला जाता तो क्या होता? यदि अन्य मंडियों के मजदूर काम बंद कर देते तो क्या होता? यदि शाही बावर्चियों ने खाना पकाने से इनकार कर दिया होता तो क्या होता? बीरबल ने आगे कहा, परेशानियां तब भी होती, शायद और भी बड़ी। शहर में गंदगी फैल जाती, लोगों को अनाज न मिलता और शायद शहंशाह को भी भूखा रहना पड़ता।
इसका अर्थ ये हुआ कि एक सफाई कर्मचारी, एक मजदूर या एक बावर्ची का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका। यदि वे अपना काम न करें तो भी राज्य की व्यवस्था चरमरा सकती है। बीरबल ने उन घमंडी दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आप सब अपने अपने पदों पर महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु ये घमंड करना कि केवल आप ही महत्वपूर्ण हैं और आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये सर्वथा अनुचित है। राज्य एक बड़ी मशीन की तरह है और हर छोटा बड़ा पुर्जा अपना योगदान देता है। यदि एक भी पुर्जा खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो पूरी मशीन प्रभावित होती है। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, कल आपकी अनुपस्थिति ने यह नहीं दिखाया कि आप कितने अपरिहार्य हैं, बल्कि यह दिखाया कि हर व्यक्ति जो ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपका घमंड इस बात में नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं, बल्कि इस बात में होना चाहिए कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कितनी कुशलता से करते हैं। बीरबल की इन बातों को सुनकर उन सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। उनका घमंड चूर चूर हो गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हें कितनी चतुराई से एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। उन्होंने केवल एक दिन की अनुपस्थिति से यह दिखा दिया था कि कोई भी व्यक्ति अजेय या अपरिहार्य नहीं होता और हर किसी के काम का अपना महत्व होता है। शहंशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्तापूर्ण योजना और उनकी सटीक व्याख्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच धन्य हो। तुमने आज इन सभी दरबारियों की आंखें खोल दी है। तुमने उन्हें यह सिखाया है कि सच्चा बड़पन विनम्रता और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण में है, न कि खोखले घमंड में। उस दिन के बाद उन दरबारियों के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया। उन्होंने दूसरों के काम का सम्मान करना सीखा और अपने पदों का अहंकार करना छोड़ दिया। वे समझ गए थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने उनका कोई घमंड नहीं टिक सकता। ये घटना भी अकबर बीरबल के उन अनगिनत किस्सों में जुड़ गई जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया था कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और सच्ची महानता सहयोग और विनम्रता में ही निहित है। कहानी 8। एक सुबह जब दरबार अपने पूरे शबाब पर था, दो व्यक्ति न्याय की गुहार लगाते हुए उपस्थित हुए। पहला व्यक्ति रामदीन एक मोटा ताजा धूर्त दिखने वाला तेल का व्यापारी था। दूसरा व्यक्ति कालू एक दुबला पतला, ईमानदार और मेहनती धोबी था, जिसके चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ झलक रही थी। अकबर ने दोनों को अपनी अपनी बात कहने का आदेश दिया। रामदीन तेल का व्यापारी आगे आया और नाटकीय ढंग से रोनी सूरत बनाकर बोला, आलम पनाह, न्याय कीजिए। इस धोबी कालू ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। इसने मेरे सो सोने के सिक्कों से भरा थैला चुरा लिया है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। 100 सोने के सिक्के एक बड़ी रकम थी। अकबर ने कालू धोबी की ओर देखा। कालू, क्या यह सच कह रहा है? कालू, जिसकी आंखें पहले से ही नम थी, हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहांपना, यह सरासर झूठ है। मैं एक गरीब धोबी हूं, मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हूं। मैं चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रामदीन सेठ मुझे फंसा रहे हैं। रामदीन चीख पड़ा, झूठा, यही चोर है। मैंने इसे अपने घर के पास संदिग्ध रूप से घूमते देखा था और उसी दिन मेरे घर से सोने के सिक्कों का थैला गायब हो गया। इसके पास से ही वो थैला बरामद हुआ है। अकबर ने पूछा, क्या थैला इसके पास से मिला है? एक सिपाही आगे आया और एक कपड़े का थैला प्रस्तुत किया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। जी हुजूर, ये थैला कालू धोबी की झोपड़ी के बाहर कूड़े के ढेर के पास दबा हुआ मिला। कालू घबरा गया। नहीं जहांपना, मैंने ये थैला नहीं छिपाया। मुझे नहीं पता ये वहां कैसे पहुंचा। जरूर रामदीन सेठ ने ही इसे वहां रखवाया होगा मुझे फंसाने के लिए। रामदीन ने फिर अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया। देखिए हुजूर, ये कितना बड़ा झूठा है।
पहले चोरी करता है, फिर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। मेरा तो सब कुछ लुट गया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मामला उलझता जा रहा था। एक तरफ तेल का व्यापारी था जो जोर जोर से अपनी बात कह रहा था। दूसरी तरफ गरीब धोबी था जिसके पास अपनी बेगुनाही का कोई ठोस सबूत नहीं था सिवाय अपनी ईमानदारी की दुहाई के। थैला धोबी के घर के पास से मिला था जो उसके खिलाफ एक मजबूत सबूत था। अकबर कुछ देर सोचते रहे। उन्हें धोबी की बातों में सच्चाई की झलक दिख रही थी, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा जो शांत भाव से ये सारा घटनाक्रम देख रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? तुम्हें क्या लगता है, सच कौन बोल रहा है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, पहली नजर में तो सबूत धोबी के खिलाफ है, परंतु कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। क्या मैं इन दोनों से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? अवश्य, बीरबल, अकबर ने अनुमति दी। बीरबल पहले रामदीन, तेल के व्यापारी की ओर मुड़े। सेठ जी, आप कह रहे हैं कि ये थैला आपका है और इसमें आपके 100 सोने के सिक्के थे? जी हां, बीरबल जी, बिल्कुल मेरे ही है। रामदीन ने जोर देकर कहा। एक एक सिक्का मेरी मेहनत की कमाई का है। ठीक है, बीरबल ने कहा। फिर वे कालू धोबी की ओर मुड़े। कालू, तुम कहते हो कि यह थैला तुम्हारा नहीं है और तुमने इसे नहीं चुराया? जी, बीरबल जी, कालू ने कांपती आवाज में कहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सोना एक साथ देखा भी नहीं। चुराना तो दूर की बात है। बीरबल ने उस थैले को अपने हाथ में लिया जिसमें सोने के सिक्के थे। उन्होंने थैले को गौर से देखा, फिर सिक्कों को बाहर निकालकर उनकी खनक सुनी। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने रामदीन से पूछा, सेठ जी, आप तेल के व्यापारी हैं, है ना? जी हां, रामदीन ने कुछ आश्चर्य से कहा। और आपके हाथों में, आपके कपड़ों पर अक्सर तेल लगा रहता होगा? बीरबल ने पूछा। हां, ये तो स्वाभाविक है। तेल का काम है तो तेल तो लगेगा ही। रामदीन ने कुछ लापरवाही से जवाब दिया, ये न समझते हुए कि बीरबल किस दिशा में जा रहे हैं। बीरबल ने फिर उन सोने के सिक्कों की ओर इशारा किया। जहांपनाह और आप सभी दरबारीगण, कृपया इन सिक्कों को ध्यान से देखें। सभी ने सिक्कों की ओर देखा। वे चमक रहे थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब सा था। बीरबल ने एक सिक्का उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच मला। जहांपनाह, इन सिक्कों पर तेल की हल्की सी चिकनाहट और गंध है। अगर ये सिक्के रामदीन सेठ के होते और उनके थैले में रखे होते तो उन पर तेल का लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वे तेल के व्यापारी हैं और उनके हाथ अक्सर तेल से सने रहते होंगे। रामदीन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, परंतु कालू एक धोबी है। उसका काम कपड़ों को धोना और साफ करना है। उसके हाथों में साबुन और पानी की गंध तो हो सकती है, लेकिन तेल की चिकनाहट और गंध का होना थोड़ा अस्वाभाविक है। अगर कालू ने यह थैला चुराया होता और इसे अपनी झोपड़ी के पास छिपाया होता तो इन सिक्कों पर धोबी के काम से संबंधित कोई निशान होना चाहिए था, न कि तेल की चिकनाहट। दरबार में एकदम शांति छा गई। बीरबल का तर्क बहुत ही सूक्ष्म और सटीक था। सच्चाई का खुलासा और व्यापारी का पर्दाफाश। रामदीन अब घबरा गया। वो पसीना पसीना होने लगा। ये सब बकवास है। मेरे सिक्कों पर तेल लगा हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बीरबल मुस्कुराए। बड़ी बात है सेठ जी, क्योंकि अगर आपने इन सिक्कों को अपने पास सहेज कर रखा होता तो उन पर इतनी ताजी तेल की गंध और चिकनाहट नहीं होती जितनी इन पर है। ऐसा लगता है जैसे इन सिक्कों को हाल ही में किसी तेल से सने हाथों ने छुआ है, और बहुत संभव है कि किसी ने जानबूझकर इन पर तेल लगाया हो ताकि ये साबित किया जा सके कि ये आपके हैं। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा अनुमान है कि रामदीन सेठ ने स्वयं ही ये थैला कालू धोबी की झोपड़ी के पास छिपाया है ताकि वो उसे फंसा सके। शायद कालू ने कभी सेठ का कोई उधार चुकाने में देरी की हो, या कोई और पुराना बैर हो जिसके कारण सेठ
उसे सबक सिखाना चाहता हो। अकबर ने रामदीन की ओर घूर कर देखा। रामदीन का चेहरा अब बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो थर-थर कांप रहा था। रामदीन, अकबर की आवाज में बिजली की कड़क थी। क्या बीरबल सच कह रहे हैं? रामदीन के पास अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। हाँ, हाँ, बीरबल जी सही कह रहे हैं। मैंने ही ये थैला कालू की झोपड़ी के पास छिपाया था। लेकिन क्यों? अकबर ने पूछा। तुमने एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश क्यों की? रामदीन ने रोते हुए बताया कि कालू धोबी उसके कुछ पैसे उधार लिए हुए था और काफी समय से चुका नहीं पा रहा था। रामदीन उसे सबक सिखाना चाहता था और उससे बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने ये षड्यंत्र रचा। उसने सोचा था कि अगर कालू चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाएगा तो वो डरकर या तो पैसे लौटा देगा या फिर उसे सजा मिलेगी। सच्चाई सामने आने के बाद अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। तुम्हारी ये धृष्टता, एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाने और उसे फंसाने की कोशिश करने के जुर्म में तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि रामदीन से वे 100 सोने के सिक्के जब्त कर लिए जाएं और उन्हें शाही खजाने में जमा किया जाए। इसके अतिरिक्त रामदीन को झूठा आरोप लगाने और न्याय प्रक्रिया को गुमराह करने के अपराध में 1 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। कालू धोबी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल का हाथ पकड़कर धन्यवाद दिया। बीरबल जी, आपने आज मेरी और मेरे परिवार की इज्जत बचा ली। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भरे दरबार में बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल, तुम्हारी अवलोकन शक्ति और न्याय करने की क्षमता सचमुच अद्भुत है। तुमने एक ऐसे मामले को सुलझा दिया जहां सबूत एक निर्दोष के खिलाफ थे। तुमने न केवल सच्चाई का पता लगाया बल्कि ये भी दिखा दिया कि न्याय करते समय हर पहलू पर बारीकी से ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बीरबल को एक कीमती हीरे की अंगूठी भेंट की। कहानी 9। एक दिन दरबार में एक अजनबी संगीतज्ञ का आगमन हुआ। उसका नाम बैजू था और लोग उसे बैजू बावरा कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो अक्सर संगीत की धुन में इतना खो जाता था कि उसे दुनिया की सुध नहीं रहती थी। बैजू ने बादशाह अकबर के सामने उपस्थित होकर एक चुनौती पेश की। बैजू ने कहा, आलमपना, मैंने आपके दरबारी संगीतज्ञ मियां तानसेन की ख्याति बहुत सुनी है। मैं भी एक साधारण संगीत साधक हूं और चाहता हूं कि मेरा और तानसेन जी का एक संगीत मुकाबला करवाया जाए। इस मुकाबले से ये तय हो जाएगा कि हम दोनों में से किसकी साधना अधिक गहरी और प्रभावशाली है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ को चुनौती देना कोई साधारण बात नहीं थी। बादशाह अकबर भी कुछ हैरान हुए, पर उन्हें बैजू की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और उसकी वाणी में संगीत के प्रति सच्ची लगन दिखाई दी। बादशाह ने तानसेन की ओर देखा। तानसेन, जो स्वभाव से विनम्र थे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, संगीत कोई प्रतिस्पर्धा की वस्तु नहीं, ये तो आत्मा की अभिव्यक्ति है। फिर भी यदि ये आगंतुक महानुभाव अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं भी उनकी कला का सम्मान करता हूं। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, तो मुकाबला अवश्य होगा। हम 3 दिन बाद एक विशेष सभा का आयोजन करेंगे जहां तानसेन और बैजू बावरा अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस मुकाबले के निर्णायक होंगे हमारे सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल और दरबार के अन्य प्रमुख संगीतज्ञ। बीरबल, जो ये सब शांतचित्त होकर सुन रहे थे, इस चुनौती को लेकर कुछ चिंतित थे। वे जानते थे कि तानसेन अद्वितीय है, पर बैजू बावरा के आत्मविश्वास में भी कुछ तो खास बात थी। उन्हें यह भी अंदेशा था कि इस मुकाबले का परिणाम चाहे जो भी हो, इससे दरबार में किसी प्रकार का मनमुटाव
या ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो सकता है। मुकाबले का दिन आ गया। शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। नगर के गणमान्य नागरिक, संगीत प्रेमी और अन्य राज्यों से आए अतिथि भी इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए उपस्थित थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास ही बीरबल और अन्य निर्णायक गण बैठे थे। सबसे पहले बैजू बावरा को गाने का अवसर दिया गया। बैजू ने अपना तंबूरा उठाया और आंखें बंद करके आलाप लेना शुरू किया। जैसे ही उसके कंठ से स्वर निकले, पूरे दरबार में एक जादू सा छा गया। बैजू ने राग मालकौंस छेड़ा था और उसकी गायकी में इतनी वेदना, इतना दर्द और इतनी गहराई थी कि सुनने वालों की आंखें नम हो गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं मौन होकर उसका गायन सुन रही हो। उसने अपनी गायकी से ऐसा समा बांधा कि समय का पता ही नहीं चला। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो कुछ देर तक दरबार में पूर्ण शांति छाई रही, जैसे सभी किसी सम्मोहन में हो। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा दरबार गूंज उठा। बादशाह अकबर भी बैजू की प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें लगने लगा कि तानसेन के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा। अब बारी थी मियां तसेन की। तानसेन ने विनम्रता से सबको प्रणाम किया और अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने राग दरबारी कान्हा गाना शुरू किया। तानसेन की आवाज में एक अद्भुत कशिश और उनकी गायकी में एक दिव्य आकर्षण था। उनके स्वरों में राजसी वैभव और गंभीरता का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने अपनी गायकी से दरबार में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया मानो देवता स्वयं उनका संगीत सुनने के लिए उपस्थित हो गए हों। उनके गायन के प्रभाव से दरबार में रखे दीपक स्वयं ही प्रज्वलित हो उठे और ऐसा कहा जाता है कि पास के बगीचे में मुरझाए हुए फूल भी खिल उठे। जब तानसेन ने अपना गायन समाप्त किया तो दरबार में एक बार फिर प्रशंसा और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। दोनों ही कलाकारों ने अपनी अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया था। अब निर्णय की घड़ी थी। सभी की नजरें बीरबल और अन्य निर्णायकों पर टिकी थी। ये निर्णय करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि दोनों ही संगीतज्ञ अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ थे। बीरबल ने अन्य निर्णायकों से मंत्रणा की। काफी देर तक विचार विमर्श चलता रहा। अंततः बीरबल अपनी जगह से उठे और बादशाह अकबर के सामने अदब से झुके। बीरबल ने कहा, आलमपना, आज हमने संगीत की दो ऐसी धाराओं का अद्भुत संगम देखा है जो अपने आप में पूर्ण और अद्वितीय है। बैजू बावरा जी का संगीत आत्मा की गहराई से निकला हुआ वो दर्द है जो सीधे हृदय को छूता है, और मियां तानसेन जी का संगीत वो दिव्य साधना है जो प्रकृति को भी अपने वश में कर लेती है। उन्होंने आगे कहा, इन दोनों महान कलाकारों में से किसी एक को श्रेष्ठ कहना दूसरे के साथ अन्याय होगा। दोनों की कला अपनी अपनी जगह बेजोड़ है। बैजू जी का संगीत यदि एक तपस्वी की पुकार है तो तानसेन जी का संगीत एक सम्राट का वरदान। फिर बीरबल ने एक क्षण रुककर कहा, लेकिन यदि हमें इस मुकाबले का कोई परिणाम घोषित करना ही है तो हमें यह देखना होगा कि संगीत का मूल उद्देश्य क्या है। संगीत का मूल उद्देश्य है मन को शांति देना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और सृष्टि के कण-कण में व्याप्त लय को महसूस करना। बीरबल ने दोनों कलाकारों की ओर देखा और कहा, बैजू बावरा जी ने जब गाया तो उन्होंने हम सभी को अपने दर्द में शामिल कर लिया, हमारी आंखों को नम कर दिया। उनके संगीत में वैराग्य और समर्पण का भाव था। उन्होंने हमें दिखाया कि संगीत कैसे मानवीय भावनाओं की गहनतम अभिव्यक्ति हो सकता है। और जब मियां तानसेन जी ने गाया तो उन्होंने प्रकृति को भी अपने संगीत से मोहित कर लिया। उनके संगीत में वो शक्ति थी जिसने निर्जीव दीपकों को प्रज्वलित कर दिया और मुरझाए फूलों में जान डाल दी। उन्होंने हमें दिखाया कि संगीत कैसे सृष्टि के नियमों को भी प्रभावित कर सकता है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, लेकिन आज इस मुकाबले में एक सूक्ष्म अंतर था। बैजू बावरा जी ने गाया तो हिरणों का एक झुंड भी उनके संगीत से मोहित होकर खिंचा चला आया और उनके पास आकर खड़ा हो गया। ये पशु, जो मनुष्य की भाषा नहीं समझते,
वे भी बैजू जी के संगीत की शुद्धता और आकर्षण से बंध गए। उनके गले में पड़ी फूलों की मालाओं में से एक हिरण ने एक फूल तोड़कर खा भी लिया, और बैजू जी अपनी धुन में इतने मग्न थे कि उन्हें इसका आभास तक नहीं हुआ। जबकि मियां तानसेन जी के गायन के समय ऐसी कोई घटना नहीं घटी, यद्यपि उनका प्रभाव भी चमत्कारी था। इससे यह प्रतीत होता है कि बैजू बावरा जी का संगीत उस आदिम नैसर्गिक शुद्धता के अधिक निकट था जो हर जीवित प्राणी को सहज रूप से आकर्षित करती है। ये कहकर बीरबल रुके। दरबार में पूर्ण शांति थी। फिर उन्होंने कहा, इसलिए यदि हमें किसी एक को विजेता घोषित करना ही है तो मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहूंगा कि आज के इस मुकाबले में बैजू बावरा जी का पलड़ा थोड़ा भारी रहा, क्योंकि उनका संगीत न केवल मनुष्यों को बल्कि मूक पशुओं को भी अपनी ओर खींचने में सफल रहा। यह दर्शाता है कि उनके संगीत में एक सार्वभौमिक और नैसर्गिक अपील थी। बीरबल का यह निर्णय सुनकर कुछ दरबारी चौंके, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल तानसेन को ही विजेता घोषित करेंगे। पर बादशाह अकबर बीरबल के तर्क और उनकी निष्पक्षता से सहमत थे। मियां तानसेन स्वयं भी बीरबल के निर्णय से प्रभावित हुए। वे आगे बढ़े और बैजू बावरा को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बैजू जी, मैं आपकी कला का कायल हो गया। आपने आज सिद्ध कर दिया कि सच्ची साधना किसी पद या प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं होती। मैं आपके संगीत से बहुत कुछ सीखा हूं। बैजू बावरा ने भी विनम्रता से तानसेन का अभिवादन किया। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का परिचय दिया है। तुम्हारा निर्णय न केवल तर्कसंगत है, बल्कि ये संगीत की सच्ची आत्मा को भी दर्शाता है। हम दोनों ही कलाकारों का सम्मान करते हैं और उन्हें पुरस्कृत करते हैं। इस प्रकार वो ऐतिहासिक संगीत मुकाबला सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। बीरबल ने अपनी चतुराई और निष्पक्षता से न केवल एक कठिन निर्णय लिया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि दोनों महान कलाकारों के बीच कोई कटुता उत्पन्न न हो। उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला किसी भी प्रकार के अहंकार या प्रतिस्पर्धा से परे होती है और उसका मूल्यांकन केवल उसकी शुद्धता और प्रभाव के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये कहानी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के अनेक किस्सों में एक और सुनहरा अध्याय बनकर जुड़ गई।